212 पे रुपया चला गया है और कोई तरीका भी समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे संभलेगा। अगर बहुत सारे लोगों से राय पूछें कि रियल वैल्यू कितनी है तो वो कहते हैं कि 175-80 के करीब होनी चाहिए। क्या बन क्या रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है? नहीं, ये तो ऑब्वियस चीज है कि जो जिस तरीके से मुल्क में सूरत हाल है उसका तो रिजल्ट तो यही है ना, होना था। क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि जहाँ तक इकोनॉमी के ताल्लुक है, कोई जहाज का कप्तान ही नहीं है और वो समुद्र में थपेड़े खा रहा है। जहाँ समुद्र के जो लहरें हैं वो जहाज को जिस तरफ लेके जा रही हैं वो उस तरफ मुड़ रहा है। कोई जहाज का कप्तान होता तो वो नेविगेट करता। तो एक तो ये है कि टीम बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से ये हमें दिन देखना पड़ रहा है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह की जो कैफियत है, हमने बहुत ज्यादा बैंक किया हुआ है IMF के इस पे कि जी बस आज हो जाता है IMF से और कल उससे मुआहदा हो जाएगा, तो ये 212 से पता नहीं 180 पे आ जाएगा, 175 पे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा। ये ख्वाब और ख्याल है, हमें इससे निकल आना चाहिए। देखें, मुल्क में एक बेयकीनी की कैफियत है। मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी भी इतनी पोलराइजेशन कभी भी नहीं देखी है मैंने। देखें, आप भी नदीम साहब गवाह हैं कि 1998 में पाकिस्तान पे जब इकोनॉमिक सैंक्शन लगा था आफ्टर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो हम पे सैंक्शन लग गए थे। आज हम पे कोई सैंक्शन नहीं लगा हुआ है, उस वक्त सैंक्शन लगा हुआ था। तमाम बाहर से इन्फ्लोज रुक गए थे, लेकिन हम डेट की पेमेंट करते जा रहे थे अपने टाइम पे और रिजर्व जो है $400 मिलियन से नीचे की तरफ आ गया था। लेकिन फर्क क्या था, मैं फर्क बताना चाह रहा हूँ। फर्क ये था कि उस वक्त जो चैलेंज था उसकी ओनरशिप थी। कोई उस वक्त की हुकूमत उसने उसको ओन किया था इस चैलेंज को और उसको एड्रेस करने के लिए लगे हुए थे। सर, उस वक्त की हुकूमत तो यही नहीं थी। मुकम्मल करने दे। दूसरा जो था ये था कि उस वक्त जो चैलेंज था, इकोनॉमिक चैलेंज था, उस सियासी जो क्राइसिस है वो नहीं था उस वक्त। आज एक्सट्रीम नेचर ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन है जो उस वक्त नहीं था। तीसरी चीज ये है कि आज जो है जो फर्क नजर आ रहा है कि कोई सेनर वॉइस नहीं है कि लोगों को दोनों तमाम जमातों को इकट्ठा करे कि यार ये मुल्क है, ये तुम्हारा मुल्क है, मुल्क रहेगा तो पार्लियामेंट है, मुल्क रहोगे तो तुम सियासत करोगे, तुम MNA भी होगे, तुम सेनेटर भी होगे। कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है। चौथी चीज ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। इतनी ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट हो गई है कि कोई एक दूसरे पे एतबार नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के साथ साथ ही चल रही हैं, जिसकी वजह से ये कैफियत आप देख रहे हैं। डॉक्टर इशफाक साहब, आपकी ये जो बात है ना बेयकीनी वाली, सियासी बेयकीनी वाली और पोलराइजेशन वाली, इससे मैं 100% मुतफिक हूँ। लेकिन अभी आपने न्यूक्लियर टेस्ट के ज़माने का हवाला दिया, वो बहुत अच्छी आपने मिसाल दी। उससे ज़्यादा मुश्किल वक्त किसी मुल्क पे शायद कम आया होगा कि उसके पास सैंक्शंस लगी हुई हैं और उसने कैसे सर्वाइव करना है। यही PMLN की हुकूमत थी। नवाज शरीफ शायद उस वक्त वज़ीर आज़म थे और इसहाक डार वज़ीर ख़जाना थे और रुपये को आपने मैनेज भी कर लिया था और निकल भी गए थे। अब हम क्यों नहीं निकल सकते? ये मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि अब हम क्यों नहीं निकल सकते। ओनरशिप की बात कर रहा हूँ ना कि ओनरशिप नहीं है इस वक्त। इतनी स्टेट ऑफ अनसर्टनिटी में है कि जो हुकूमत वक्त में है इस वक्त उन्हें भी नहीं पता कि पता नहीं हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो कोई ओनरशिप नहीं ले रहा है। क्या करना चाहिए? ये अब सवाल है, इसका वाहिद सलूशन है, वाहिद। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, आपको ही पता है, ना मेरा किसी जमात से ताल्लुक है। जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का रास्ता सियासी स्टेबिलिटी से गुजरता हो तो हमें सियासत के कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि मेरा मुल्क तबाह हो रहा है माशी तौर पे। इसका वाहिद हल है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। जितनी जल्दी हो आप अनाउंस करें, जितना आप डिले करेंगे उतना ही मुल्क में तबाही होगी। ये चाहे कोई माने इसे या ना माने, कोई अगर जिद में आया हुआ है तो बर्बाद करना है इस मुल्क के मईशत को, कर दो बर्बाद। लेकिन इलेक्शन वो जिसके नतीजा माने सारे, इलेक्शन ऐसा जिसका नतीजा माने सारे। मैं तो यही तो कह रहा हूँ, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, नो हैंकी पैंकी। जो जीतता है